चैप्टर 20 ए ग्रेड इनवैलिड्स 2। लियोनेल हाफ रहा था। सर्द रात के आसमान के नीचे उसकी सांसों का धुंध चांदनी में क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। उसके नीचे एक और ए ग्रेड का बेकार ढेर हो गया था, और हालांकि लियोनेल को कोई चोट नहीं लगी थी, वो अपनी हद तक पहुंचने का एहसास कर रहा था। ये पहली बार नहीं था जब लियोनेल को ऐसा लगा था। उन महीनों के दौरान मायन मंदिर में उसने हर वक्त ऐसा ही तजुर्बा किया था। बस इतना था कि उसने ए ग्रेड के बेकारों के दबाव को कम करके आका था। हालांकि मंदिर में उसकी जिंदगी लगातार खतरे में थी, ये याद रखना जरूरी था कि स्पेनियार्ड मुश्किल से ही डी ग्रेड के खतरे माने जाते थे, और वो भी तब जब उनके हथियारों को ध्यान में रखा जाता था। अकेले वो आम इंसान थे, यहां तक कि एफ ग्रेड के भी नहीं। लियोनेल के लिए उनका सबसे बड़ा खतरा उनकी तादाद थी, खासकर जब उसके जंग का तजुर्बा गहरा हो गया था। अभी भी काफी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ताकत बर्बाद कर रहा हूं। एक और बचा है। लियोनेल अगले ठिकाने तक पहुंचने के लिए जोर से पैडल मारता रहा। ये बेकार शुरू में 400 मीटर से ज्यादा दूर था, लेकिन अब ये उनके बेस से 50 मीटर के अंदर था। इसमें कोई शक नहीं था कि उसने पहले ही उनकी गंध भांप ली थी। जब तक लियोनेल हांफते हुए वहां पहुंचा, उसका सामना एक ऐसे बेकार से हुआ जो चांदी में रंगा हुआ लग रहा था। उसकी त्वचा एक लचीली धातु बन गई थी, और उसकी आम कदमों से होने वाली भारी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद सिर्फ उसकी त्वचा ही इस ढर्रे पर नहीं चल रही थी। कुल मिलाकर उसके आंकड़े पूरी तरह से सामान्य थे। कुछ भी 0.70 से ऊपर नहीं था। लेकिन लियोनेल जानता था कि उसकी इंद्रियां उससे झूठ नहीं बोलेंगी। ये निश्चित रूप से ए ग्रेड का खतरा था। अब लियोनेल को पहले से कहीं ज्यादा एहसास हुआ कि उसकी खुद बनाई हुई आंकड़ा प्रणाली कितनी थलग थी। उसके पास अभी भी हर चीज को ध्यान में रखने की सलाहियत नहीं थी। वो ये भी नहीं बता सकता था कि वो इन सभी सलाहियतों का पूरी तरह से हिसाब कैसे रखेगा। लगभग 20 मीटर की दूरी से लियोनेल ने एक डार्ट छोड़ी, जिससे फौरन धातु के बेकार का ध्यान खींचा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इसने अपने सोते हुए दोस्तों से अपना ध्यान हटा दिया। हालांकि इसके अलावा नतीजे कम मनभावन थे। डार्ट की नोक बेकार के शरीर पर पूरी तरह से चूर चूर हो गई। उसकी हरकतें चकमा देने के लिए बहुत धीमी थीं, और उसकी चपलता और भी बदतर थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके शरीर पर एक भी खरोंच तक नहीं थी। धत्त! लियोनेल ने तेजी से एक और डार्ट लोड की, इस बार उसकी आंख को निशाना बनाते हुए, क्योंकि वो पैडल मारता रहा। लेकिन डार्ट एक बार फिर एक साधारण पलक झपकने से चूर चूर हो गई। क्या उसने सिर्फ रिफ्लेक्स में पलक झपकाई, या उसकी आंखें सच में नाजुक हैं? सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। लियोनेल एक बार फिर अपनी बाइक से उतरा, अपने कंधे से चार्ज किया और बेकार की छाती में जा घुसा। बेकार को पीछे की ओर धकेलते ही लियोनेल के होंठों से एक कराह निकली। सिर्फ 5-10, पतला शरीर, फिर भी 400 पाउंड से ज्यादा वजन। इसके परिणामों को महसूस करते हुए लियोनेल कुछ कदम पीछे हट गया, अपने कंधे की सुन्नता का इलाज कर रहा था। उसने सोचा था कि उसके लचीले कवच की दिफाई सलाहियतें उसे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होंगी, लेकिन ये बहुत साफ था कि इस बेकार की धातु की सलाहियत कई दर्जे ज्यादा टिकाऊ थी। मैं थलग था। मैं उसके आंकड़ों को मापने के लिए एक आम आदमी की खुसूसियात का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। एक आम आदमी के लिए उस तरह की ताकत लगाने के लिए जो वो आधे से भी कम वजन में लगा सकता है। धातु का बेकार। ताकत 1.02, रफ्तार 1.05, चपलता 1.00, तालमेल 0.50, सहनशक्ति 1.05, हरकतें 0.50, रूह 0.00। लियोनेल ने एक ठंडी सांस अंदर खींची। मुजव्वज़ा आंकड़े हैरान करने वाले थे। ये वो आंकड़े थे जो लगभग 5-10-160 पाउंड के एक आम आदमी को इस बेकार की सलाहियत के साथ घूमने के लिए चाहिए होंगे। अगर इस बेकार को अपनी सलाहियत के हिसाब से ढलने के लिए ज्यादा वक्त मिलता और एक ऐसे बराबरी के मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां उसे उसके भारी शरीर से कोई रुकावट न हो, तो ये किस तरह का राक्षस होता? एस ग्रेड, एस ग्रेड, उससे भी बढ़कर कुछ।
उसने पहले कभी 0.99 से ऊपर का कोई आंकड़ा नहीं देखा था। इस दर्जे के खतरे की सलाहियत से जुड़े हुए कितने और बेकार थे। बेकार धीरे धीरे जमीन से उठा, उसकी सफेद पुतलियां लियोनेल को एक बेरंग नजर से ताक रही थी। इससे पहले कि लियोनेल समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक लंबी और नुकीली ब्लेड अचानक उसकी भौहों के बीच आ गई। लियोनेल की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने दांतों को पीसते हुए तेजी से अपना सिर पीछे खींचा और झटके को सहा। एक बारीक चीरा उसके माथे पर लगा, मौत की सांस उसके गाल को चूम रही थी। अगर उसकी शानदार हरकत का वक्त नहीं होता, तो उसकी खोपड़ी पहले ही 2 टुकड़ों में बंट चुकी होती। लियोनेल जमीन पर लुढ़क गया, ये महसूस करते हुए कि उसने एक बार फिर भलती कर दी है। ये बेकार न सिर्फ धातु से ढका हुआ था, बल्कि वो इस धातु को अपनी मर्जी से आकार दे सकता था। उस वक्त लियोनेल के पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद उसका हाथ अचानक 3 मीटर लंबी ब्लेड बन गया, जिसने उसे लगभग छेद ही डाला था। इतना तेज। कम से कम 0.90। मुझे उसकी बुनियादी चपलता को इस वजह से मुनव्वज करना होगा। धत्त। लियोनेल की गणनाओं में हमले की रफ्तार को चपलता में शामिल किया गया था। अगर वो इस तरह से बेकार के आंकड़ों को ठीक करता है, तो एक आम आदमी के लिए उसकी मुनव्वजा चपलता और भी हास्यास्पद होगी। लियोनेल करा उठा, अपनी चांदी की छड़ी का इस्तेमाल दूसरी ब्लेड को रोकने के लिए किया। लेकिन भले ही उसकी छड़ी जिन धातुओं से बनी थी वो नुकीले किनारे का सामना करने में कामयाब रहीं, लेकिन वजन इतना ज्यादा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। लियोनेल जोर से खांसने लगा क्योंकि उसकी पीठ आधी गिरी हुई इमारत से टकरा गई। उसके पास धीरे धीरे ठीक होने की विलासिता नहीं थी। बिना रुके एक और ब्लेड हवा में उसकी तरफ चीरती हुई आई। लियोनेल को जमीन पर वापस आने का भी वक्त नहीं मिला था कि वो उस तक पहुंच गई। तेजी से सोचते हुए उसने अपनी छड़ी को एक टूटी हुई खिड़की में फंसा लिया। उसने उसे जोर से घुमाया, अपने आप को बाईं ओर फेंक दिया। ब्लेड इमारत की दीवार को ऐसे चीरता हुआ चला गया जैसे कि वो कागज का एक टुकड़ा हो। ये लगातार आगे बढ़ता रहा, लियोनेल का पीछा करता रहा, जबकि धातु और पत्थर की सख्त चादरों को पूरी आसानी से काटता रहा। लियोनेल तेजी से हवा में गिर गया, अपनी चांदी की छड़ी को वापस बाइक में बदल दिया और पैडल मारकर दूर चला गया। उसकी ब्लेड उसके शरीर से जितनी दूर होती है, उतनी ही पतली होती जाती है। वो ज्यादा धातु नहीं बना रहा है, वो सिर्फ अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए उसे पतला कर रहा है। तो लियोनेल की नजरें चमक उठीं, उसके विचार घूमने लगे। उसकी बाइक की रफ्तार बढ़ गई। वही है। 10 मीटर उसकी हद है। लियोनेल की बाइक ने जोर से मोड़ काटा, एक झुकी हुई इमारत के किनारे पर चढ़कर और पूरी ताकत के साथ पैडल मारते हुए वापस बेकार की ओर पलट गई। लियोनेल हवा में ऊपर की ओर उड़ गया। अब घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो एक चाप में गिर गया जिसका निशाना सीधे बेकार पर था। बेकार की नजरों में कोई एहसास नहीं था। उसने बस अपने दूसरे हाथ को लहराया, एक ब्लेड भेजी जिसका लियोनेल के लिए चकमा देना नामुमकिन था। लियोनेल ने अपने शरीर को घुमाया, दर्द का एक तेज कंटा उसके बाएं कंधे से चीरता हुआ चला गया क्योंकि ब्लेड उसे और उसके लचीले कवच को पूरी आसानी से चीरती हुई चली गई। हालांकि उसकी नजरें पूरी तरह से साफ और केंद्रित रहीं। उसकी बाइक वापस एक छड़ी में बदल गई जिसे उसने कसकर पकड़ लिया। अपनी एकमात्र बची हुई अच्छी बाह से इसका इस्तेमाल एक भाले की तरह करते हुए उसने इसे बेकार की आंख की ओर धकेल दिया। दर्द बिल्कुल असहनीय था। जैसे ही उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण के असर में गिरा, ब्लेड उसके कंधे में और भी ज्यादा धंसती गई। उन पलों में कई बार लियोनेल को लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। एक तेज आवाज आई जब बेकार ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि लियोनेल ने पहले से ही इसकी उम्मीद की थी। वो ऐसी घटिया कोशिश के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाएगा। उसके दोनों पैर बेकार के खाली कंधे पर उतरे, वही कंधा जिसे उसने खींचकर 10 मीटर तक लंबा कर दिया था। हवा में लहराते हुए लियोनेल पर हमला करने की जल्दी में उसने अभी तक उसे वापस नहीं खींचा था, जैसा कि उम्मीद थी। बेकार का तालमेल एक साथ बहुत ज्यादा महीन कार्य पूरा करने के लिए बहुत कम था। लियोनेल रणनीति +10। लियोनेल दहाड़ा,
उसकी दोनों टांगें पूरी ताकत से नीचे की ओर गिरी। बेकार गिर पड़ा। फिर एक तेज झटके के साथ उसका हाथ ठीक उसके कंधे के जोड़ से टूट गया। लियोनेल आखिरकार जमीन पर गिरा। उसका अपना कंधा खून से लथपथ हो गया क्योंकि वो लुढ़क कर दूर चला गया, जैसे तैसे बेकार की ब्लेड को बाहर खींचने में कामयाब रहा। धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाते हुए लियोनेल की नजरें जमी रहीं। उसने बेकार को बहुत ज्यादा फैलाकर उसके एक हाथ को तोड़ने का फायदा उठाया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने कार्यात्मक रूप से एक हाथ भी खो दिया। लियोनेल के लचीले कवच में लगी चोट अपने आप को ठीक करने लगी, उसी वक्त उसके जख्म को भी बंद कर दिया। इसी वजह से उसने इतनी भयानक चोट सहने की हिम्मत की। भले ही उसका बायां हाथ अब बेकार हो गया था, खून की कमी कोई समस्या नहीं होगी। हकीकत में जिस तादाद में उसका कवच उसके जख्म को दबाए रखने के लिए उस पर दबाव डाल रहा था, एक चुटकी में कुछ दर्द सहना और इसका इस्तेमाल करना नामुमकिन नहीं होगा। वो खून बह रहा है। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो देख सकता था। बेकार के कंधे में लगे चीरे से एक खुरदरा धातु से सना हुआ तरल टपक रहा था। लियोनेल कुछ गुलाबी मसल फाइबर भी देख सकता था। तो उसके अंदरूनी अंग धातु के नहीं हैं। अगर ऐसा है तो मैं कुछ और तरीके भी इस्तेमाल कर सकता हूं। उसका तालमेल का आंकड़ा अपने हाथों के अलावा कहीं और से ब्लेड निकालने के लिए बहुत कम है। अब जब मुझे सिर्फ एक के बारे में सोचने की जरूरत है। लियोनेल तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपनी चांदी की छड़ी के 3 हिस्सों में से एक को गिरा दिया, जिससे वो उसके एक हाथ के लिए काफी लंबाई की रह गई। ऐसा करने के लिए अपने बाएं हाथ को जगह पर रखने के लिए उसे कुछ दांत पीसने पड़े, लेकिन वो कामयाब रहा। बेकार उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन एक हाथ खोने के बावजूद ये अभी भी बहुत भारी था। इसके अलावा अपने खराब तालमेल और संबंधित ताकत के साथ सिर्फ एक हाथ से चलना बहुत मुश्किल था। और बात को बदतर बनाने के लिए उसका एकमात्र बचा हुआ हाथ अभी भी ब्लेड के आकार में था जिसने लियोनेल के कंधे को छेद दिया था। वो मुश्किल से घुटनों के बल आ पाया था कि लियोनेल उसके सामने आ गया और पूरी ताकत से उसकी खोपड़ी पर वार कर दिया। अन्यथा शांत रात के आसमान के नीचे धातु से टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। लियोनेल की हरकतें बेवकूफी भरी लग रही थीं। उसके भोथरे हथियार से इस तरह बेकार को मारना नामुमकिन था और उसकी धातु की त्वचा के साथ वो उसे घायल भी नहीं कर सकता था। हालांकि अगले ही पल कुछ चौंकाने वाला हुआ। बेकार लड़खड़ा गया। अपने घुटनों के बल पर वो ऐसे लड़खड़ा रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, एक और वार ऊपर से आया जिसने फिर से उसके सिर को कुचल दिया। इस बार खुद को संभालने में नाकाम रहने के बाद उसका सिर कंक्रीट से टकरा गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लियोनेल ने सोचा था। अगर ये बेकार खून बह सकता था, अगर इसमें सामान्य मसल फाइबर थे, तो उसके अंदरूनी अंग सामान्य होने की संभावना थी। ऐसे में एक नरम दिमाग का क्या होगा जो एक धातु के बक्से के अंदर हिल रहा हो जिस पर इतनी जोर से मारा जा रहा हो। सिर्फ बेकार का धातु का शरीर ही नहीं बजने लगा, बल्कि लियोनेल के हाथ में मौजूद छड़ी भी बजने लगी। लियोनेल ने होशियारी से अब जितना हो सके उतनी ताकत से मारने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय उसने धातु की अनुनाद आवृत्ति को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का भंडारण करे। लियोनेल की इंद्रियों ने मारने की सही ताकत को पकड़ लिया। अपने बेजोड़ तालमेल के साथ उसने अपने हाथ को सही ताल में घुमाया, न तो बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया और न ही बहुत कम। लियोनेल के 10वें वार तक उसकी सांसें उसके शरीर के लिए गर्म कोयले की तरह थीं। बेकार जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन लियोनेल पागलपन से जारी रहा। ये बहुत मजबूत था। अगर उसने राहत दी और उसे ठीक होने दिया, तो वो खुद ही मर जाएगा। अनजाने में, अपनी थकान में, उसका दिमाग एक आदिम करीब पशुवत अवस्था में चला गया। उसका छिपा हुआ प्रभावशाली आभामंडल हर वार के साथ ज्यादा से ज्यादा खिलता रहा और इलाके को ढकता रहा। लियोनेल ने ये तक नहीं देखा कि खून के साथ साथ एक अज्ञात सफेद पदार्थ भी बेकार के कानों से बहने लगा था। तथाकथित तड़प सिर्फ उसकी उंगलियों की थी जो जमीन से मुश्किल से रगड़ रही थीं, मुर्दों की आखिरी हरकतें। जब तक लियोनेल की छड़ी रोशनी के मोटों के जरिए फिसली नहीं,
जिसने इसे कंक्रीट बना दिया और उसकी कलाई लगभग चकनाचूर हो गई, तब तक वो अपने होश में नहीं आया। लियोनेल मोरालेस। ताकत 0.75, रफ्तार 0.70 + 0.1, चपलता 0.80 + 0.1, समन्वय 0.99, सहनशक्ति 0.81 + 0.05, हरकतें 0.99, रूह 0.10। सुधार चौंकाने वाला था। शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये था कि इसका 90% से ज्यादा इस अकेले ए ग्रेड के बेकार से आया था। बाकी 6 से मुश्किल से कोई बदलाव हुआ था। लियोनेल ने महसूस किया कि उसकी रेटिंग प्रणाली बहुत त्रुटिपूर्ण थी। अगर वो इस तरह से चीजों का सटीक अनुमान नहीं लगा सका, तो इसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन सच में, इस वक्त लियोनेल के मन में यही नहीं चल रहा था। उसने फिर मार डाला था। लेकिन ये घटल। ये दूसरों से बहुत अलग था। उसने इसे बिना सोचे समझे किया था, जैसे कि उसके दिमाग में कोई जानवर लेटा हो। जैसे कि उसकी नैतिकता सिर्फ झूठा दिखावा है, जिसका इस्तेमाल वो खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए करता है। देखो तो, उसने सच में मार डाला। धत्त, मुझे पता था कि मुझे शर्त लगानी चाहिए थी। बहुत देर हो चुकी है। किसने कहा था मुफ्त का पैसा ठुकराने के लिए? तुम बाल बाल बचे और अब तुम शेखी बघारना चाहते हो? क्या तुम ही नहीं कह रहे थे कि बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है? तुम दोनों चुप रहो। लियोनेल ने माथा टेका। उसने इन लोगों को पहले नहीं देखा था। वो निश्चित रूप से उससे 50 मीटर के दायरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। ध्यान में, 50 मीटर के अंदर लियोनेल की इंद्रियां लगभग सही थी। जागने की हालत में अब 20 मीटर उसका सबसे अच्छा है। लेकिन उसके पास अब भी 50 मीटर दूर तक हो रही घटनाओं का अस्पष्ट संकेत था। इसके अलावा, अगर लक्ष्यों के ऊर्जा हस्ताक्षर काफी बड़े हैं, तो वो कुछ 100 मीटर की बहुत मोटी तस्वीर हासिल कर सकता है, उदाहरण के लिए ए ग्रेड के बेकारों की तरह। मायन मंदिर में उसने जिस तरह से अपने जंग के तजुर्बे को निखारा था, वो इतनी आसानी से कभी भी अपनी रक्षा को कम नहीं करेगा। वो लगातार इस इलाके की स्कैनिंग कर रहा था ताकि अगर दूसरे बेकार उसकी लड़ाई में खलल डालने आएं तो पता चल सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले दूसरे इंसान होंगे। अरे, बच्चे! हम तुम्हारे लिए इसे आसान बना सकते हैं। आखिरकार, हम साथी इंसान हैं। ऐसा लगता है कि तुमने अपने जोन से कुछ अच्छी चीजें निकाली हैं। वो छड़ी खास तौर पर उपयोगी दिखती है। क्या तुम हमारे साथ कुछ बांट सकते हो और हम तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने देंगे? लियोनेल का चेहरा भावहीन रहा। उसकी छड़ी? ये उसके शरीर पर लगभग यही एक चीज थी जो उस जोन का इनाम नहीं थी जिसमें उसने दाखिल हुआ था। ऐसा लगता है कि हर कोई खजानों के दर्जे को उतनी आसानी से नहीं देख पाता जितना कि वो देख सकता है। लेकिन उससे अनजाने में लियोनेल को एक और विचार आया। उसके हाथ में मौजूद ये खजाने ऊंची श्रेणी की दुनिया से उपहार में मिले थे। जाहिर है कि वो चांदी के जोन से नहीं आए थे जहां से कोई खजाने निकाल सकता है, वरना वो ऊंची श्रेणी के होते। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये हथियार बनाए गए थे? अगर ऐसा है, तो क्या पृथ्वी भी ऐसा कर सकती है? मैं सिर्फ उनकी घुटने की टोपी को अपनी डार्ट्स से चकनाचूर कर दूंगा और उन्हें कर्म पर छोड़ दूंगा। लियोनेल ने अपनी डार्ट तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया और जम गया। दर्द का एक तेज कांटा उसके शरीर से चीरता हुआ चला गया। उसने अपनी कलाई नहीं तोड़ी थी, लेकिन उसका दाहिना कंधा अपनी जगह से हट गया था। इससे पहले कि लियोनेल भागने के बारे में सोच पाता, 10 मीटर ऊपर से एक आकृति दहलते हुए आई, जो धमाके के साथ उसके बगल में गिरी।